नमस्कार। कल मैंने आपको घुमंतू अपराधी प्रजातियों में एक मेवाती प्रजाति के बारे में बताया था, जिसने लखनऊ में 2002 में 9 जुलाई को एक्सेल फेंक कर एक गाड़ी रोकी, लेकिन इत्तेफाक से उस गाड़ी में सुल्तानपुर कादीपुर के विधायक श्री भगेलू राम और उनके समर्थक बैठे हुए थे। लूटपाट की कोशिश में विरोध होने पर गोली चला दी गई, जो विधायक जी को लगी। इसके अलावा लखनऊ में उस समय जो घटनाएं हुई थीं, जिसमें विमल साहा के पूरे परिवार को घुमंतू प्रजातियों बावरिया गिरोह के द्वारा घटना कारित करके मार दिया गया था, जिसमें उनकी नौजवान बेटी, नौजवान बेटा और पत्नी भी शामिल थी। इसी बीच में श्री प्रकाश शुक्ला के मारे जाने के बाद उनका एक पुराना सहयोगी किसी बड़े अपराधी गिरोह की नामौजूदगी में उसने टेरर फैलाना शुरू किया, लोगों को फ़ोन करके उनसे वसूली करने लगा, जान से मारने की धमकी, श्री प्रकाश से उसके पुराने रिश्ते, लोकल क्रिमिनल्स के नाम, ये सब बताकर लोगों में भय फैलाना, आतंक फैलाना और उनसे वसूली का काम शुरू कर दिया। चूँकि वो श्री प्रकाश शुक्ला के उस दौर का साथी था जब वो गोरखपुर से अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए लखनऊ आया था। लखनऊ में उसका सबसे पहला ठिकाना शिवसेना का कार्यालय, तत्कालीन तत्समय जो शिवसेना थी और उसके जो विधायक थे पवन पांडे, उनका कैसरबाग में जो कार्यालय था वहाँ था। वहीं पवन पांडे के सबसे निकट रहने वाला, चलने वाला, साथ साथ अपराध करने वाला सत्य प्रकाश पांडे और सत्तू पांडे भी था। बाद में श्री प्रकाश और पवन पांडे के संबंध खराब हो गए। एक बार जब इस्टेब्लिश कर दिया उसको लखनऊ में, बल्कि इस्टेब्लिश क्या कर दिया, उसने अपने विरोधियों को एक एक करके ठिकाने लगवाया। सबसे पहले इसमें सत्येंद्र सिंह, जिसको सत्येंद्र लंगड़ भी कहते हैं, बड़ा ठेकेदार था, जिसकी वजह से फैज़ाबाद और अयोध्या के ठेके पवन पांडे विधायक होने के बाद भी नहीं ले पा रहे थे। उसको वो पहला बड़ी हत्या थी श्री प्रकाश और उसके साथियों की। उसके बाद दूसरी बड़ी हत्या उस समय कराई इन लोगों ने जब श्री प्रकाश के निकट संबंधी लॉटरी के व्यवसाय में अपने हिस्से के लिए या लॉटरी के व्यवसाय में आधा कब्जा करने के लिए उनके जो प्रयास थे उसमें वो सफल नहीं हो पाए, तो सत्तू पांडे, पवन पांडे, इन लोगों से बात करके, इन लोगों की सहायता से वो कहाँ से आता है कहाँ जाता है, श्री प्रकाश से विवेक श्रीवास्तव जो लॉटरी व्यवसायी था उसकी हत्या कराई। श्री प्रकाश अब उस समय तक अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका था लखनऊ में। उसने किराए का वो मकान ले लिया था। कानपुर की वो लड़की लाके अपने साथ रख के बहुत अच्छे मकान में, जिसके मकान मालिक की शर्त थी कि शादीशुदा लोगों को ही वो यहाँ पर रखेगा, उसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। पवन पांडे उस ज़माने में अहिमा मऊ जो लामार्टिन ग्राउंड के पास जो बना हुआ एक पुराना मोहल्ला है, उसमें अहिमा मऊ तो नाम नहीं है उसका, बहरहाल लामार्टिन ग्राउंड के कॉर्नर में जो बना हुआ, अब तो बहुत डेवलप हो गया, उस ज़माने में बहुत थोड़ा सा था, वहीं अपना एक मकान उसने बना लिया और श्री प्रकाश भी गाहे बगाहे वहाँ उसके पास आने जाने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री प्रकाश महिलाओं से उसका जिस तरह का लगाव था, जिस तरह से वो महिलाओं के प्रति उसका जो व्यवहार था, किसी एक इंसिडेंट में
पवन पांडे और उसकी बात खटक गई। पवन पांडे को ये शक हुआ कि शायद वो उसकी अनुपस्थिति में वो उसके घर आने जाने लगा था और घर में पवन पांडे की श्रीमती, उसकी पत्नी, अकेली रहती थी। बताते हैं कि उस समय जब पवन पांडे ने ये बात पूछी, क्योंकि पवन पांडे अपने आप में उस समय बहुत आपराधिक बैकग्राउंड का विधायक हुआ करता था, लोगों ने उसको जो बात बताई, ये बात उसको बुरी लगी और उसने शिव प्रकाश से शायद टोका था इसके बारे में या उससे कहा था, क्योंकि वो तो यही जानता था कि हम शिव प्रकाश को इनवाइट करके लाए हैं। शिव प्रकाश अपने आप में कुछ नहीं था, मैंने उसको यहाँ काम कराया है। लेकिन शिव प्रकाश ने उसे ऐसा धमकाया कि वो उसी समय बम्बई चला गया और जब तक शिव प्रकाश जिंदा रहा, पवन पांडे कभी मुंबई से लखनऊ या फैज़ाबाद नहीं आया, उसके मरने के बाद ही आया। जब पवन पांडे से खटक गई तो पवन पांडे के साथ ही सत्तू पांडे भी मुंबई चला गया और धीरे धीरे उसने मुंबई में अंडरवर्ल्ड में अपनी पैठ बना ली। अंडरवर्ल्ड में छोटा राजन के लोगों के संपर्क में आया और उस समय कट्टा, देशी कट्टा, जिसे बाद में मुंगेर का असलहा भी कहा जाने लगा, 9mm की बहुत अच्छी पिस्टल, बहुत अच्छी स्टेन गन, बिहार में कहीं जो तैयार होती थी, प्रॉपर खराद मशीन पर बनाई गई, बिल्कुल ओरिजिनल जैसी, अच्छी तरह से फायर करने वाली ये फैक्ट्री मेड पिस्टल्स बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी 90 के दशक में, और इनको मुंगेर के हथियार या मुंगेर के असलहे कहे जाते थे। बड़े पैमाने पे इस प्रकार के असलहों की तस्करी मुंगेर से, यानी बिहार से, बिहार के बॉर्डर बनारस होते हुए या उधर गोरखपुर होते हुए फैज़ाबाद तक लाई जाती थी। मैंने पहले भी बताया था कि बल्ली सरदार करके एक आर्म्स डीलर था, प्रॉपर आर्म्स डीलर, जिसके पास लाइसेंस था असलहों और कारतूस की दुकान का, वो इसके बिचौलिए का काम करता था। चूँकि सत्तू पांडे भी फैज़ाबाद का ही रहने वाला था, इसलिए सत्तू पांडे का इस्तेमाल छोटा राजन के गैंगस्टर्स ने यही मुंगेर की पिस्टल या मुंगेर के असलहे प्राप्त करने के लिए किया। जब भी किसी को ज़रूरत होती थी छोटा राजन के लोगों को, तो वो सत्तू पांडे से संपर्क करके, और सत्तू पांडे फैज़ाबाद के अपने कॉन्टैक्ट्स से वो पिस्टल और उसके कारतूस बल्ली सरदार के यहाँ से प्राप्त करके मुंबई में वो उनके लोगों को उपलब्ध करा देता था। चूँकि ये हथियार सस्ते होते थे, तो उस समय अंडरवर्ल्ड में किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये असलहे प्रयोग में लाए जाते थे कि अगर ये छूट भी जाएं, पकड़ भी जाएं, तो ज़्यादा नुकसान न हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था। धीरे धीरे सत्तू पांडे की बहुत पैठ हो गई मुंबई में। मुंबई से वो कलकत्ता और सूरत यहाँ भी चला गया और छोटा राजन के लोगों के साथ मिलकर उगाही का काम शुरू कर दिया। शिव प्रकाश के मरने के बाद, उसके पूरे गैंग का सफाया होने के बाद, वो फिर से लौट के फैज़ाबाद और लखनऊ आ गया, जहाँ उसने लखनऊ के व्यापारियों, फैज़ाबाद के व्यापारियों और आसपास के क्षेत्र के व्यापारियों को धमका के पैसा वसूलना शुरू कर दिया। बात अप्रैल और मई महीने की है, जब लखनऊ के कई व्यापारियों ने शिकायत की वरिष्ठ अधिकारियों को। डीआईजी रेंज को श्री गुरदर्शन सिंह साहब थे, आईजी जोन श्री AK जैन साहब थे, जो बाद में DGP हुए उत्तर प्रदेश के। इनको ऐसे व्यापारियों ने शिकायत की जिनसे फ़ोन करके इन लोगों ने पैसा मांगा था और ये कहा था कि पैसा नहीं देने पे वो इनके साथ घटना करेंगे, और एक बड़े गारमेंट्स के व्यापारी के दुकान में लूटपाट भी कराई जब उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। इस शिकायत के बाद एक बार फिर से हम लोग तो STF से चले आए थे लखनऊ ज़िले में, SP सिटी था मैं, लेकिन STF की टीम को लगाया गया। STF की टीम सब, चूँकि हम लोग STF से आए थे और हम लोगों के बराबर संपर्क में थी, शहर में उगाही का मामला था, ऐसे सभी व्यापारियों से संपर्क किया गया और उनसे बुला के बात की गई। नंबर्स जो मिले वो STF को दिए गए ताकि वो उनको एनालाइज़ करके इनकी लोकेशन के बारे में
पता कर सकें। श्री प्रकाश के मरने के बाद ये सत्तू पांडे और इसका गैंग ये थोड़ी तेज़ी पकड़ रहा था, और अब जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि निडरता का माहौल हो गया था शहर में, एक बार फिर इसने लोगों को तंग करना शुरू किया। तब ये उस समय प्रायोरिटी हुई और ये हुआ कि अगर इसको शुरुआत में ही इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर ये नया सरदर्द पैदा होगा। धीरे धीरे लोग, पॉलिटिकल लोग इससे जुड़ेंगे और फिर अपने काम कराने के लिए, अपने हिसाब से नरिश करने के लिए, इसकी ज़मीन को सींचने के लिए, पुष्पित पल्लवित होने के लिए बहुत से लोग सामने आ जाएंगे। तब पुलिस के लिए कठिनाई होगी। एसटीएफ की एक टीम इसमें लगाई गई। अविनाश मिश्रा इंस्पेक्टर था उस समय एसटीएफ में, हम लोगों के साथ था, लेकिन हम लोगों के ज़िले में आने के बाद वो एसटीएफ में ही रह गया। उसने बड़ी मेहनत की। उस दिन शाम को या 2 बजे के आसपास ताल कटोरा से एक सेंट्रो गाड़ी के छीने जाने की, बदमाशों द्वारा छीने जाने की शिकायत मिली। सब जगह मैसेज किया गया कि बिना नंबर प्लेट की काले रंग की सेंट्रो गाड़ी बदमाशों ने छीनी है। तुरंत सब जगह चेकिंग लगवाई गई, जगह जगह रोड को ब्लॉक किया गया। डीआईजी रेंज श्री गुरदर्शन सिंह साहब को भी बताया गया कि चूंकि वहाँ से सीतापुर की सीमा पास में है, सीतापुर रोड पर जाना ही उसको बताया गया था, लिहाजा सीतापुर में भी इसकी चेकिंग लगाई जाए और कोशिश की जाए कि ये गाड़ी, चूँकि नई गाड़ी थी, ये गाड़ी बरामद हो, बदमाश पकड़े जाएं। एसओ ताल कटोरा ने जब सीतापुर की तरफ जाने की बात हुई तो ताल कटोरा बॉर्डर पे जाके उसने पूछताछ की और पता लगा कि अभी थोड़ी देर पहले ये गाड़ी सीतापुर रोड पर अटरिया थाने से थोड़ा पहले, जहाँ लखनऊ की सीमा है, वहाँ देखी गई है। अभी अभी क्रॉस हुई है, बहुत तेज़ रफ्तार में जा रही थी। और देखने वालों ने ये भी बताया कि उसमें 2 से 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एसटीएफ की टीम को भी तुरंत इन्फॉर्म किया गया और जिला पुलिस, सीतापुर पुलिस की टीम को भी इन्फॉर्म किया गया। सभी लोगों ने आगे से नाकाबंदी शुरू की। अटरिया थाने से थोड़ा पहले जो 2 गाड़ियां पीछा कर रही थीं, एक एसटीएफ की, एक लोकल पुलिस की, इन लोगों ने उस काली सेंट्रो गाड़ी को स्पॉट कर लिया। मौके पर तय किया गया, जो डिसीजन होता है, जो मौके पर तय किया जाता है, वही असली ऑपरेशन है। क्योंकि मौके की स्थिति को देख के मौके के अधिकारी, उस समय ये हुआ कि इसको अगर सामने से घेरा जाएगा, बदमाश होंगे, तो लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है। तो एक गाड़ी पीछे और एक गाड़ी सामने से इसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन अचानक ही ये गाड़ी मेन रोड छोड़ के नीचे की तरफ मुड़ गई। लेकिन जो सामने गाड़ी जा रही थी वो 15-20 कदम जाने के बाद ही उसने ओवरटेक करके गाड़ी वहीं रोक दी। गाड़ी रुकते ही उसमें से निकले 2 लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। तब तक पीछे एसटीएफ के जवानों की गाड़ी भी आ रही थी और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। फायरिंग जब थमी तो देखा गया नीचे दोनों बदमाशों को गोली लग चुकी थी। 2 बदमाश थे उसमें, लेकिन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन उनके पास था। .45 की पिस्टल थी और रिवॉल्वर थी, तमाम कारतूस थे उनके पास, कागज़ पत्र थे, डायरी थी। तुरंत कोशिश की गई पहचानने की और पहचानने में ज़रा सा भी विलम्ब नहीं हुआ कि ये वही अपराधी सत्य प्रकाश पांडे और सत्तू पांडे हैं। दूसरे अपराधी को भी हुलिये से तुरंत पहचान लिया गया कि ये अवधेश पांडे उर्फ गुड्डू पांडे है और इन्हीं दोनों का आतंक बहुत दिनों से चल रहा था। मौके पर डीआईजी रेंज साहब, गुरदर्शन सिंह साहब, ए.के. जैन साहब, उस समय जो एसएसपी थे एसटीएफ के श्री राजीव रंजन वर्मा साहब, सभी हम लोग, एसपी वेस्ट थे आर.के. राठौर साहब, सब लोग पहुँचे और एक जो छोटा मोटा उभरता हुआ क्रिमिनल श्री प्रकाश शुक्ला के दहशत के समय के बाद जो उठ रहा था, उसकी वो मुठभेड़ में मारा गया था। बाद में उसके पास जो पेपर्स निकले थे, एक डायरी उसमें जिसमें बहुत सारे लोगों के नंबर थे, उसकी जब तहकीकात की गई तो ये पता लगा कि शायद
उसमें ज़्यादातर नंबर मुंबई के हैं और कुछ नंबर सूरत के थे। इस तरह से उन लोगों से संपर्क करके ये जानकारी हुई और मुंबई पुलिस ने भी और फिर सूरत में भी इसके और 7 के लोगों की गिरफ़्तारी हुई। ये भी जो इनके लोग गिरफ़्तार हुए, कुछ लोकल गिरफ़्तारी भी की गई जो इसके साथ साथ चला करते थे, जो इसके क्राइम में सहभागी थे। उनसे जानकारी हुई तो ये भी पता लगा कि जो इसके नए टारगेट थे इसके दिमाग में था कि ऐसे पैसा वसूलने से कोई बहुत बात बनेगी नहीं जब तक कि बड़ी हत्या न की जाए। बड़ी हत्या का मतलब या तो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो या ऐसा आदमी हो, ऐसा बड़ा अपराधी हो जिसकी दहशत हो और उसके मारे जाने के बाद पूरी जो आपराधिक सत्ता है वो इनके हाथ आ सकती है। ये सब भी बातें पता लगीं। खैर एक युग था, एक युग का अंत हो गया। इस बीच में जो ये छोटी छोटी 2-3 घटनाएं हुई थी शहर में, जैसे 19 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री थे देश के, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्तेदार प्रमिला मिश्रा की हत्या हो जाना। 19 जुलाई को बसपा के विधायक श्री भगेलू राम के ऊपर गोली का चलना, जिसमें उनका ज़ख्मी हो जाना गोसाईगंज में, और साउथ सिटी में श्री विमल साहा और उसके पूरे परिवार की बावरिया गैंग द्वारा हत्या कर देना। इन घटनाओं से या हो सकता है कोई दूसरा राजनीतिक कारण हो, हम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। 21 जुलाई को मैंने ये बातें आपको जो बताई, ये 19 जून, 9 जुलाई और 13 जुलाई की ये घटनाएं थीं। 21 जुलाई 2002 को अचानक शाम को एक के बाद एक धड़ाधड़ आदेश होने शुरू हुए। सबसे पहले आदेश हुआ उत्तर प्रदेश के डीजीपी के बदलने का। श्री आर के पंडित उस समय तक डीजीपी थे, उनकी जगह पर श्री राधे मोहन शुक्ला को डीजीपी बनाया गया। ये अभी चार्ज हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर हो पाता, उसके पहले ही एसएसपी लखनऊ श्री बीबी बख्शी को निलंबित कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। फिर इसके 10 मिनट बाद लखनऊ के सारे एसपीज़, एसपी सिटी पूर्वी, एसपी सिटी पश्चिमी, एसपी सिटी ट्रांस गोमती, एसपी रूरल और एसपी ट्रैफिक, इन सब का भी स्थानांतरण कर दिया गया। श्री आर के एस राठौर ये एसपी सिटी पश्चिमी थे, पुराने शहर का। इनको सीमा पुलिस, उस समय जो नेशनल बाउंड्रीज़ उत्तर प्रदेश से लगती थी नेपाल की, या जो स्टेट की बाउंड्रीज़ दूसरे राज्यों से लगती थी, उन पे चौकसी के लिए एक सीमा पुलिस का एक विभाग था, जिसमें श्री विक्रम सिंह साहब उसके पहले डीजी बनाए गए थे। वो उस सीमा पुलिस में बिल्कुल नया ये विभाग बना था। इसमें अभी ऑफिस या उसके जो कर्मचारी हैं, गाड़ी या उसका मैंडेट आया था क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इसकी चौकियां, टेम्परेरी चौकियां जो पहले जिलों ने बना रखी थी सीमा को पर नज़र रखने के लिए, उसी में इसकी भारत नेपाल सीमा पुलिस करके या सीमा पुलिस उसका नाम था, उत्तर प्रदेश सीमा पुलिस। तो उसमें छोटे छोटे इनके ऑफिस खुले हुए थे। तो श्री राठौर साहब को, जो उस समय पुलिस अधीक्षक नगर पश्चिमी थे, उनको सीमा पुलिस गोंडा स्थानांतरित किया गया। मैं एसपी सिटी ईस्ट पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी था, मेरा सीमा पुलिस बहराइच किया गया। श्री जितेंद्र सोनकर एसपी सिटी ट्रांस गोमती थे। ये नया इलाका जो गोमती नगर, इंदिरा नगर और महानगर, विकास नगर, इन सब का जो ये नया इलाका था जिसे ट्रांस गोमती कहते हैं, गोमती के उस पार वाला इलाका, उसके जो एसपी साहब थे जितेंद्र सोनकर साहब, इनको कानपुर देहात किया गया। श्री ओंकार सिंह उस समय एसपी देहात थे लखनऊ के, इनको सीमा पुलिस बहराइच किया गया। और श्री ज्ञानेश्वर तिवारी जो उस समय एसपी ट्रैफिक थे, इन्हें सीबीसीआईडी कानपुर पोस्ट किया गया।
ये देख के हम लोग भौचक्के ही हो रहे थे कि डीजी हटे, एसएसपी सस्पेंड हुआ और हम लोगों का ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। और जब तक हम ट्रांसफ़र ऑर्डर पढ़ ही रहे थे उस समय केवल एसएमएस ही चलना शुरू हुआ था। ये सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं थी। इंटरनेट वाले जो ये फ़ोन हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स, इनका चलन नहीं था, ये आए भी नहीं थे उस समय मार्केट में। जब तक ये भगदड़ मची ही थी तब तक ये भी पता लगा कि शहर के सारे सर्किल ऑफिसर, सारे डिप्टी एसपीज़, 9 डिप्टी एसपी उस समय शहर में थे, इन सब का भी स्थानांतरण हो गया। सब इधर उधर की छोटी जगहों में, जिसको नॉन डीईएफ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी फोर्स जिसे कहते हैं, यानी जो जिलों की पोस्टिंग है, इसके इतर पीएसी में, सीआईडी में, विजिलेंस में, इन सबको भेज दिया गया। इसके अलावा सभी थानों के इंस्पेक्टर्स, शहर के जितने थाने थे, हज़रतगंज, चौक, शहादतगंज, अमीनाबाद, नाका, तालकटोरा, जितने शहर के इम्पोर्टेंट, हुसैनगंज, हसनगंज, ये सारे शहर के थानों के सभी इंस्पेक्टर्स, इन्हें भी गैर ज़िले इनका तबादला कर दिया। यानी 3-4 बजे शुरू हुआ ट्रांसफ़र का ये सिलसिला, देर रात तक चलता रहा और सभी जिनका स्थानांतरण हुआ था, सबके लिए आदेश था कि आप लोग तत्काल अपना चार्ज बिना अपने प्रतिस्थानी का वेट किए हुए, बिना प्रतिस्थानी के आए हुए, आप लोग तत्काल अपना चार्ज छोड़ के अपने अपने जहां आपका ट्रांसफ़र हुआ है वहां पर रवाना होंगे। इसी बीच में जो नए लोग जिनको स्थानांतरित करके लखनऊ में अलग अलग जगहों पर पोस्ट किया गया था, जो हम लोगों के स्थानांतरण से रिक्त हुई थी, उसमें उनके लिए भी आदेश था कि वो सारा काम छोड़ के जहाँ कहीं हो, बिना चार्ज वहाँ का प्रॉपरली हैंडओवर किए हुए पहले ज्वाइन कर लें। उसके बाद फिर चार्ज देने के लिए अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में, जहाँ से वो लखनऊ ज़िले में पोस्टिंग के लिए भेजे गए हैं, वहाँ जाके दे देंगे। आश्चर्य होगा आपको भी सुन के कि ऐसा किस रिजीम में और कब हुआ। उस समय मुख्यमंत्री थी माननीय सुश्री मायावती जी, और थोड़े दिन पहले ही ये एक्सचेंज ऑफ पावर हुआ था, श्री कल्याण सिंह जी के बाद की बात है ये। तो उनके इस तरह का जो कि पूरा का पूरा ज़िला एक झटके में ट्रांसफ़र हो गया, खाली हो गया, कोई पुराना आदमी नहीं रह गया, सारे लोग नए हो गए। और ये कह के कि साहब कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है इन दिनों लखनऊ में, इसके सुधार के लिए सबका हटना आवश्यक है। डीजीपी साहब का इसमें क्या रोल हो सकता है? लखनऊ उनके लिए 75 ज़िलों में से एक ज़िला था, बाकी के बारे में मुझे नहीं पता या मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि क्या बाकी ज़िलों में भी ऐसी स्थिति ख़राब थी, बट डीजी साहब भी बदले गए। एसएसपी लखनऊ इतने बड़े इतना बड़ा ज़िला है, बहुत 50 लाख की पॉपुलेशन वाला ज़िला है, प्रदेश की राजधानी है, और जो पुलिसिंग के जो बेसिक्स हैं, पुलिसिंग उसी हिसाब से हो रही थी। अधिकारी भी उस समय, राठौड़ साहब बाद में आईजी लखनऊ होकर रिटायर हुए, ओंकार सिंह साहब डीआईजी फैज़ाबाद होकर रिटायर हुए, जितेंद्र सोनकर साहब भी अब रिटायर हो चुके हैं, श्री ज्ञानेश्वर तिवारी डीआईजी चित्रकूट होकर रिटायर हुए। बहुत अच्छे अधिकारियों में शुमार होते थे ये सब अधिकारी, और जब जहाँ जहाँ रहे उसके बाद भी ये पोस्ट रहे बहुत अच्छी अच्छी जगह। और इन्होंने अपने जो पुलिसिंग में, बेसिक पुलिसिंग में इनका कोई जवाब नहीं था। उस समय छांट छांट के अधिकारी पोस्ट किए गए थे लखनऊ में, लखनऊ की कानून व्यवस्था को देखते हुए, लेकिन सब एक तरफ से एक हाके में सब स्थानांतरित करके और सबको ज़िले के बाहर महत्वहीन पोस्ट पर, महत्वहीन जगहों पर भेज दिया गया था। तत्समय जो भी परिस्थिति रही हो, हम लोगों के संज्ञान में नहीं है, हम लोग अपने काम करने वाले लोगों में थे। आश्चर्य ज़रूर हुआ सभी को कि एक आदमी ख़राब हो सकता है, 2 आदमी ख़राब हो सकते हैं, 4 आदमी ख़राब हो सकते हैं, लेकिन हर ऊपर जो लोग बैठे हैं उनके सोचने का अपना तरीका है। शायद उनके ये दिमाग में हो कि सारे लोगों को बदल के एक साथ नए लोगों को लाने के बाद शायद स्थितियाँ सुधर सकती हों, तभी ऐसा किया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हम लोग चले गए, हम लोगों के बाद क्या हुआ,
इस पे भी मैं किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं बार बार ये कहता हूँ, जो हर दिन के एपिसोड के बाद हमारे तमाम शुभेच्छु, तमाम शुभचिंतक, तमाम ऐसे लोग जो क्राइम से संबंधित मेरे इन प्रकरणों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि साहब इस प्रकरण के बारे में भी कुछ बताइए, उस प्रकरण के बारे में भी कुछ बताइए। मेरा तब भी ये मानना था, मैंने एक दिन अपने एक पार्ट में ये बहुत स्पष्ट किया था कि ऐसी किसी घटना जिसके समाधान में मैं न रहा हूँ, या जिस ज़िले की घटना है वहाँ मैं पोस्टेड न रहा हूँ, या मेरे से इसका कोई लेना देना नहीं है, उस पर मेरा टिप्पणी करना ये सर्वथा अनुचित है। ये क्योंकि घटना के बारे में, घटना के खुलासे के बारे में, अपराधी के बारे में, आपराधिक एक्टिविटी के बारे में जो स्थानीय अधिकारी है वो बेहतर बता सकता है। बाहर बैठ के टिप्पणी करना ये हमें न तो शोभा देता है, ना हमारा काम है। राजनीतिक लोग ये टिप्पणी कर सकते हैं, जो टिप्पणी करने के लिए अधिकृत लोग हैं वो टिप्पणी कर सकते हैं, पत्रकार इस पर टिप्पणी कर सकते हैं, ये उनका काम हो सकता है। तो मैं इस ऐसी किसी भी घटना के बारे में टिप्पणी करने का बिल्कुल अधिकारी नहीं हूँ, जो मेरे समय में, मेरे सामने, मेरे सानिध्य में, या मेरी उपस्थिति में, या मेरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान न घटित हुई हो। इसलिए हम लोगों के वहाँ से आने के बाद क्या हुआ, इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन आश्चर्य हुआ था हम लोगों को, सभी को, कि ऐसा क्या हुआ कि एसएसपी को सस्पेंड किया गया, ऐसा क्या हुआ कि डीजी को हटा दिया गया। डीजी दूसरे आए, पहले थे वो भी अपना काम कर रहे थे, जो आए वो भी अपना काम करेंगे, सभी एक स्तर के अधिकारी हैं, बराबर के हैं, एक पैच आगे पीछे के हैं, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन ऐसा किया गया। मेरे कहने का आशय ये है कि जो इस बीच में, यानी मेरी अब ये अंतिम स्टोरी थी, अपनी अंतिम अपराध कथा, यानी हमारे अपने पुलिस के जीवन चक्र में ये एसपी सिटी रहते हुए ये अंतिम घटना थी, ये अंतिम उसके बारे में ये वार्ता थी जिसके बारे में मैं बताता। इसके बाद जो मेरी पोस्टिंग हुई बहराइच, तो मैंने आपको बताया 2 लोगों की पोस्टिंग हो गई। इस जल्दबाजी में एक ही पोस्ट पे 2 लोगों की पोस्टिंग हो गई, मेरी भी और ओंकार सिंह साहब की भी। मुझे मैं तुरंत रिलीव हो गया, सभी लोग रिलीव हो गए। उस समय का शासन ऐसा था कि 10 मिनट में ही सब लोग रिलीव हो गए, अपना अपना बस्ता बांधा, हम लोग चल दिए। डीजी ऑफिस में जाके मुझे पता करना था कि मेरे लिए क्या आदेश है, कि एक ही पद पर 2 लोग पोस्ट हो गए हैं। सीमा पुलिस बहराइच मेरी भी पोस्टिंग हुई है, और सीमा पुलिस बहराइच श्री ओंकार सिंह साहब जो SPRA थे उनकी भी पोस्टिंग हुई है। तो किसे ज्वाइन करना है, क्या दोनों लोगों को ज्वाइन करना है, जबकि पद वहाँ पर एक ही है। तो फिर करीब 4-5 दिन वेट करने के बाद, इधर उधर धक्के खाने के बाद मेरी पोस्टिंग सीमा पुलिस जालौन कर दी गई। मैं अपने स्थानांतरण के इस आदेश के कोई 10 दिन बाद भाग कर गया, और मैंने वहाँ जालौन में अपनी सेवाएं देने के लिए वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और अपने जो अधिकारी हैं विक्रम सिंह साहब को वहीं से टेलीफ़ोन करके बताया कि मैंने ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद वहाँ क्या हुआ, और उसके बाद लगातार बहुत ढेर सारे ट्रांसफ़र हुए हम लोगों के, सभी लोगों के, हमारे भी, RK राठौर साहब के भी, ओंकार सिंह साहब के भी, जितेंद्र सोनकर साहब के भी। जो लोग लखनऊ से हटाए गए थे वो वहाँ भी चैन से नहीं बैठ पाए, बहुत ढेर सारे ट्रांसफ़र हुए। मैं कोशिश करूँगा अपने सभी पोस्टिंग्स में, चाहे वो 15 दिन के लिए रही हो, चाहे महीने 2 महीने के लिए रही हो, उसके जो अपने एक्सपीरियंस हैं, खासकर क्राइम से जो, या जिस काम में मुझे लगाया गया उसके जो एक्सपीरियंस हैं, वो मैं आपको समय रहते शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।